चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शुक्ल जी वाली क्लास हम ले रहे थे उसमें कल शुक्ल जी ने काव्यधारा के द्वितीय उत्थान पर चर्चा की थी। कल हमने द्वितीय उत्थान पर बात की और तृतीय उत्थान हमने शुरू कर दिया था। द्वितीय उत्थान कुछ ऐसे कवि थे जो शुक्ल जी को लगता है कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कही हुई बात मानते हैं, और कुछ लोग उन्होंने वैसे बताया जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कही हुई बात नहीं मानते हैं, परंतु एक परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी में अपना काव्य लिखते हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट पढ़ी हमने। लोचन प्रसाद पांडे को पढ़ा, रामनरेश त्रिपाठी को पढ़ा, राय देवी प्रसाद पूर्ण को पढ़ा, और इन सब रचनाकारों की मैंने सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण कृति आपको याद करने के लिए कहा है। इनकी प्रवृत्तियां मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कही, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां वही प्रवृत्तियां हैं जो कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसके बाद फिर हमने जो तृतीय उत्थान की बात की, तो तृतीय उत्थान में शुरुआत में रामचंद्र शुक्ल जी अच्छे से विचार करते हैं और हमारे सामने बहुत सारी बातें रखते हैं कि इस प्रकार से तृतीय विचारधारा में, यानी कि 1918 जो समय होता है तृतीय उत्थान में, किस प्रकार से काव्य के क्षेत्र में अधिक परिवर्तन आता है। और टेलीग्राम वालों मेरी आवाज आ रही है ना बढ़िया से, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, नहीं आए तो बता देना मुझे एक बार भी। तो तृतीय उत्थान में भी शुक्ल जी जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और तृतीय उत्थान को हम जब पढ़ रहे थे तो आधा हमने लगभग काफी सारा पढ़ लिया था, अब हमको यहाँ से शुरू करना था। शुक्ल जी कहते हैं कि अब संसार के प्राय सभी सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुल गए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं भूखंड में दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक अवश्य ही पहुंच जाती है। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इस नियम के अनुसार शोषक साम्राज्य के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त जहां भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद का नाना व्यवहार अंगों के रूप में चले। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, शंकर नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती है। ये जो वो समय था जिस टाइम पे हम 1918 के बाद, जाहिर सी बात है हमारे जो सभी प्रकार के अलग अलग राज्य थे वो एकजुट हुए, उनकी आवाज में एकता आई। ठीक है, जो स्वतंत्रता के प्रति जो हमारा जो समर्पण की भावना थी वो और ज्यादा बढ़ी। ये सब चीजें हमने हमारे तृतीय उत्थान वाले साहित्य में देखी है, और जब इन साहित्य को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमको वो सामने वो बातें समझ में आएगी। बच्चे पीछे चिल्ला रहे हैं, इसकी आवाज आ रही है कि आपको बताना एक बार? नीचे जो चिल्ला रहे हैं बताना एक बार मुझे। अंजू, रीना जी, नहीं है डिस्टरबेंस? वरना भी बच्चों में से एक आध तो कम करना पड़ेगा फिर ऐसा। क्या? चलो बहुत बढ़िया। फिर ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती है। शुक्ल जी फिर कहते हैं कि यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए और जनता का बहुत सारा भाग उसमें लग गया ना, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आए। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं, उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया है। ठीक है, जो कुछ हो इन आंदोलनों के भीतर स्वर हमारी काव्यवाणी से सम्मिलित हुआ है। जीवन के कई क्षेत्रों में एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन का एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है। बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। ठीक है, इस कामना के साथ कहीं कहीं पर प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम पाई जाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। ये तो हुई काल के प्रभाव की बात।
थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना तक कहाँ तक जगी है और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई है। भक्ति काल और रीतिकाल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक और उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रूखा इतिव्रतात्मकता और अधिकतर बायार्थ निरूपक हो गया। गद्यवत मतलब जैसे सामान्य बात में कविता लिखी जाना, अर्थात उसमें कोई लक्षणा या व्यंजना का समावेश न हो। इतिव्रतात्मकता उसे कहते हैं जिसमें लक्षणा और व्यंजना का समावेश ना हो, ठीक है ना। अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पर शुक्ल जी खुद कह रहे हैं उसमें गद्यवत रूखा स्वरूप गद्यवत मतलब सीधी सीधी बात ही हम कहने लगे ऐसा है, बिल्कुल, है ना। अतः इस तृतीय उत्थान का जो परिवर्तन हुआ है वो पीछे छायावाद कहलाया। शुक्ल जी यहाँ पे छायावाद की बात करते हैं, उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, नगेंद्र जी ने ये कहा है। तो स्थूल यहाँ क्या है, स्थूल यहाँ पर जड़ रूढ़िवादिता है जो कि द्विवेदी युग है, और सूक्ष्मता यहाँ पर छायावाद का वो उत्थान है, छायावाद का क्या बोलते हैं उसको, छायावाद का आक्रमण है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थात वस्तु विधान जो था प्रमुख था किसमें, इस द्विवेदी युग में, परंतु काव्य शैली या आत्मनिष्ठ प्रधान शैली थी छायावाद। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया है, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा, ये गलत है बिल्कुल। मतलब समत मानवता हो जाए वाली पंक्ति हम पढ़ते हैं ना कामायनी में, तो ये शुक्ल जी का मत है, क्योंकि शुक्ल जी ने छायावाद को उतना महत्व नहीं दिया है, परंतु समन्वित विशाल भावनाओं को, समाज को साथ लेकर चलने की भावना हमको छायावाद में दिखाई देती है, चाहे वो आत्मनिष्ठ यानी कि वेष्टि चेतना का काव्य होते हुए भी उसमें प्रबलता के साथ व्यक्ति की ही चिंता नहीं है, अपितु समाज की और राष्ट्र की भी चिंता है। अर्थात समन्वित विशाल भावना को लेकर चलने की ओर ध्यान रहा है, जबकि शुक्ल जी की तरह नहीं रहा है। और साथ ही इस काव्य में पलायनवाद पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है। पलायनवाद का अर्थ हो जाता है एक प्रकार से भागना या फिर किसी प्रकार से निर्बलता के साथ काम लेना या फिर हारना। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम फीका रहता था। जब बात सीधी सीधे कहनी है गद्य वाली बात, तो कल्पना तो फीकी रहेगी सही ना। हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी, बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ गई। सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवर्तक खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा की कविता की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे, जो अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बांग्ला की कविता से प्रभावित थे। वह कुछ लाक्षणिक व्यचित्र, व्यंजक चित्र विन्यास, रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह जी के किए हुए बांग्ला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती पत्रिकाओं में 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं में कुछ अनुवाद भी थे, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, ये सब निकले थे। अतः खड़ी बोली की कविता किस रूप में चल रही है उससे संतुष्ट न होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उससे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने के प्रवृत्त हुए, जिनमें से सबसे पहले हम मातृषण गुप्त का नाम लेंगे, फिर से मुकुटधर पांडे का लेंगे, फिर बद्रीनाथ भट्ट का लेंगे। कुछ अंग्रेजी ढर्रा के लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएं प्रगीत मुक्तक जिसे लिरिक्स कहते हैं बंगला में निकल रहे थे, उसका प्रभाव कुछ विशंकल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनके नए ढंग की रचनाएं सम्मत 1971 से निकलने लगी, जिनमें कुछ भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। अर्थात छायावाद की जो विशेषता है उनको रहस्यवादी भावना कहा है, जहां पर हम क्लियर ना करें कि पढ़ने की भावना किसके प्रति है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फिर से नाम लिया गया मैथिलीषण गुप्त जी का। गुप्त जी का नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य है।
और पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हुई है। देखिए पुष्पांजलि जो है वो मैथिली शरण गुप्त की कविता है, जबकि पुष्प की अभिलाषा जो कि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी की, न कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक है। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, अभी कोई अगर बात कर रहे हैं, मेरे आंगन का एक फूल था सौभाग्य भाव से मिला था, स्वच्छवासन से हिला हुआ था, संसार विटप से खिला हुआ था, झड़ पड़ा एक दिन अचानक झूल झूल, तेरे घर के द्वार बहुत है किससे होकर जाऊं मैं बता, सब द्वार पर भीड़ बड़ी है कैसे भीतर जाऊं मैं। इसी प्रकार गुप्त जी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं, जैसे निकल रही है उर से आह ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चौंच खोले है संपुट बोल खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें पढ़ी। एक पंक्तियां तो उस दिन भी मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चातक खड़ा है चौंच खोले संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें पड़ी। बहुत बढ़िया। प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा मैंने भी ली सांस, कहा सो जाने के लिए जगत का ये प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश्य नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति आहा। अब अगले कवि के रूप में हम पढ़ेंगे मुकुटधर पांडे कि गुप्त जी तो जैसा पहले कहा चुका है कि विशेष पद्धति या बाद में न बंदा कर, अब बता रहे हैं शुक्ल जी कि पहले हम पढ़ तो चुके हैं मैथिली शरण गुप्त की, उनकी कविताएं की बात कर चुके हैं, हम साकेत पढ़ चुके हैं, यशोधरा, उनकी सारी कविता संग्रह की बात कर चुके हैं, रंग में भंग की बात कर चुके हैं, खंड काव्य की बात कर चुके हैं, महाकाव्य की बात कर चुके हैं, उनमें कोई विशेष वाद में नहीं फंसे हैं, वो वैसी की वैसी धारा उनकी चलती रही है। अब मुकुटधर पांडे की बात करें तो नुक्तनभर पद्धति पर चले बराबर, उनकी इस ढंग की परंपराएं, आंसू इंपोर्टेंट है, आंसू नाम से जो एक छायावादी रचनाएं है वो हमको पता है प्रसाद की भी है, पर मुकुटधर पांडे की भी उतनी ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें छायावादी भावबोध मिलता है हमको। उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य है। हुआ प्रकाश तमोमय मग में मिला मुझे तू तक्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में शुशुके स्वप्नोत्पन्न हास में, वन्य कुसुम के शुचि सवास में था तव क्रीड़ा स्थान, मेरे जीवन की लघु तरणी आंखों में पानी में तरजा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा, जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष के कथा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूं वहां नीरव अभिषेक। अब यहाँ पर शुक्ल जी तीसरे कवि के रूप में बद्रीनारायण भट्ट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। पहले हमने मुकुटधर पांडे को पढ़ा। आंसू कविता उनकी याद रखिए, पंक्तियां नहीं भी महत्वपूर्ण है उनकी। भट्ट जी जो है 1911 के पहले से ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे हैं। दो पंक्तियां इनकी भी देख लीजिए। दे रहा दीपक जलकर फूल रोपी उज्जवल प्रभा पताका अंधकार किए फूल, है ना, छोड़ सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है नहीं है बस। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जी के भी इसी ढंग के कुछ गीत 1915-16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय सजीव मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मकता संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मारना मतलब स्वच्छंदता के लिए करना। न कोई आंधी थी, न कोई तूफान था, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात, न उसका अनहद नाद। इन सब बातों का अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह
ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक व्यंजना शैली की। देखो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा ना आपसे कि इससे पहले द्विविदिक की तारीफ करते हैं, परंतु उसकी इतिवृत्तात्मकता और उसकी रूढ़िता के कारण उसको शुक्ल जी भी खारिज करते हैं। उन्होंने कह दिया है भाई कि इसमें व्यंजना शैली नहीं है। तो देखो ना, कसर थी तो आवश्यक व्यंजक शैली की और व्यंजक शैली की, कल्पना की, संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर मैत्री क्षण गुप्त से मुकुटधर आदि के द्वारा हो रहा था। अतः शुक्ल जी जो है वो मैत्री क्षण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को इसका दर्जा देते हैं कि ये दोनों जो है वो छायावाद के कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मतलब शुरुआती दौर के कवि रहे हैं, या प्रवर्तक भी जिसे हम कह सकते हैं। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी। अब स्वच्छंद धारा का मतलब आप समझ लीजिए, छायावाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे शुक्ल जी, कि रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे पर आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी, परंतु ईसाई संतों की छायाभास जिसे कहते हैं फैंटम फैंटस माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबोलिज्म, सिंबल बना के कविता कहना अर्थात प्रतीक के माध्यम से बात कहना के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी। ये वाद ये क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार के झुक पड़े। ये अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बांग्ला की पदावली की जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती है। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विश्रृंखला, चित्रमयी भाषा और मधुर कल्पना को ही साध्य मानकर चले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। शैली की यह शुक्ल जी का मत है सिर्फ, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है ये कि छायावाद का परिणाम यह होगा कि कवि जो है रहस्यात्मकता को, अभिव्यंजना की लाक्षणिक वैचित्र्य को, वस्तु विन्यास की विश्रृंखलता को, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य था या अंतर्दृष्टि रह गया था। अर्थात विभाव पक्ष कब होगा, जब किसी पे निर्भरता होगी, कोई आश्रय होगा, जाहिर सी बात है। परंतु यहाँ तो सब कुछ रहस्य है भाई, छुपा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर एक फूल के माध्यम से बात करी, जबकि वो तो प्रेम के लिए बात कही थी, है ना। इस प्रकार प्रसार प्रसार रोणोन्मुख प्रसारोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेम उद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बधा गई। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हत्तांत्र की झंकार, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार मुझे बताना एक बार मीना जी, यहाँ पे मेरी पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत है। कि झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पांव आना, आंख मिचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी काव्यों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के बाद वही पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखला के साथ प्राय सब कविताओं में मिलने लगा। अर्थात वही कुछ हेर फेर के साथ सारी कविताएं मुझे तो एक जैसी लगती थी, शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। वही सेम का सेम वेदना को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रूपायित करना, कुछ भी उसमें ऐसा नया नहीं था जो हम कह सके कि वो इनका खुद का ही है। इसमें बात की गई सिंबोलिज्म का अर्थ होने लगा एक सेकेंड, मैं वो एक शब्द ढूंढ रहा था, उसका अर्थ मिल जाए। फैंटस माटा हो गया ये वाद, छायावाद का नाम चल पड़ने से ये हो गया अपना। हाँ अच्छा, हतंत्री की झंकार, अच्छा ओके ओके, हतंत्री की झंकार से ओके ओके ओके। अगला पैराग्राफ है हमारा, शुक्ल जी कहते हैं इसमें कि अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं मिला। अब आ गई ना बात कि किसी रहस्यमय और जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको वैसा का वैसा रखकर ही प्रेम व्यंजना, काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना को, है ना, ऐसा काव्यधारा कभी नहीं चली। ये स्पष्ट बात है कि हमारे यहाँ भी ये भी था वो भी था कि प्रवृत्ति वालों को
अच्छी नहीं लगती थी। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहदल कमल आदि की भावना को बीच बीच में वे बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के लिए उन्हें यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। ये कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है यार, प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय काव्य परंपरा कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ है। संहिताओं में अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत है। काव्य ग्रंथ नहीं है, उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह एति है। कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुहे साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना, इन सब बातों से उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ है। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है कि संहिताओं, उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य ही नहीं कहा। अब सीधा सवाल ये रह गया है कि कवि वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्ति रखकर प्रियतम बनाया हो। इसीलिए शुक्ल जी कबीर की भी भर्त्सना करते हैं कहीं ना कहीं कि वो जो निर्गुण ब्रह्मा की तुम करते हो कर उसको तुम सगुण बनकर भी कर सकते हो ना। इसी कारण वो कबीर को उतना महत्व नहीं देते हैं। रहस्यवाद जो है शुक्ल जी को उतना ज्यादा प्रिय नहीं है कि अज्ञ और अव्यक्त को अज्ञ और अव्यक्त रखकर ही प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कबीर दास किस प्रकार हमारे यहाँ की ज्ञानवाद और सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद को लेकर चले ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उसी भावनात्मक रहस्य परंपरा का ये नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव हुआ है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, ये और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक हृदय में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाले कविताएं भी छायावाद ही कहने जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रखकर काव्य शैली की संबंध में प्रतीकवाद के अर्थ में भी होने लगा, सिंबोलिज्म जिसे कहते हैं। छायावाद की इस धारा के आने के साथ साथ ही अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधित अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कई दिन तक तो कलावाद की धूम रही और कहा जाता था कि कला का उद्देश्य केवल कला है, केवल कला कला के लिए है। आता है ना, कला जीवन के लिए है। ये हम पढ़ते हैं। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध ही नहीं है, उसकी दुनिया ही कुछ और है। ये हम पढ़ते हैं, सब कुछ ऐसा है। इसके बाद शुक्ल जी कह रहे हैं कि किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता है। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, यही बात हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। लोकातीत मतलब लोक के परे, लोक अतीत, ठीक है, लोक से परे। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है। इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर भी बताया गया है कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं है ना। ये अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। अर्थात जो बात हमको दिखी, हमारे बात को देखकर हमारे दिमाग में जो छाया बनी, वो छाया बनने के बाद हम जो कल्पना करेंगे और कल्पना करने के बाद जो हम फाइनल वस्तु बनाएंगे ना, वही अभिव्यंजना है। और वो जो बनेगी ना आपके चेहरे में, दिमाग में, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको भौतिक रूप देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभिव्यंजना तो आपके दिमाग में हो चुकी ना। रसगुल्ला आपके दिमाग में पैदा हुआ, हो चुका, आपने आनंद ले लिया, बाहर उसको व्यक्त करने की आवश्यकता है। अर्थात भौतिक जगत की उपस्थिति में क्रोचे मानते ही नहीं थे। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद हम पढ़ेंगे और मैं लिख कर देता हूँ, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की दृष्टि या योजना कहा गया है। इसी प्रकार क्रोचे कहते हैं कि भाई काव्य जो है या फिर जो कला है वो नैतिक या अनैतिक हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमारे दिमाग में उपजा हुआ कोई भी थॉट नैतिक या अनैतिक कैसे हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 5-6 चीजें तो नैतिक है और ये 7-8 चीजें अनैतिक है। इसलिए वो सारी उपज को नैतिक ही बताते एक प्रकार से, वो नैतिक अनैतिक भेद नहीं करते। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया है, जिस प्रकार बैल बूटे या नक्काशी का कवि कल्पना को प्रत्येक जगत से अलग एक स्मरणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा। कवि सौंदर्य भावना के मध्य में झूमने वाला एक लोकातीत जीव है। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला
मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ है। ये कौन बताता है? ये फ्रॉइड का सिद्धांत है। ये फ्रॉइड वही है जो कहते हैं कि जब हम अपनी दमित काम वासना के साथ जब जूझ रहे होते हैं तो हम काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। फ्रॉइड के गुरु थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे कि रात को कोई सो रहा है एक और उसकी कंबल पे कीड़े चढ़ रहे हैं, जबकि असली में कीड़े नहीं चढ़ रहे होते हैं, ऐसा है बिल्कुल। कोई उसको खिड़की से देख रहा है, ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे, वो सब मनोवैज्ञानिक पीड़ित थे वो ऐसा। अगर सेम बीमारी वाला बंदा है बार बार तो इलाज भी किया जाए। तो फिर वो फ्रॉइड ने अपना सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद का। सारांश यह है कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मकता कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर इन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से ही तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों अनुवाद करके रचनाओं में जड़ने लगे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल कांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर में जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही है, उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता है जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के विलक्षण का। ठीक है, इंपोर्टेंट पंक्तियां शुक्ल जी ने निराला के संदर्भ में कही है, हो सकता है पूछ ली जाए कि निराला जी की शैली थोड़ी अलग मानता हूं मैं, उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता है जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के विलक्षण का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र्य तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सबका प्रभावी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा है। शुक्ल जी कहते हैं कि कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव ये दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझने लगा। अर्थात जब कला कला के लिए, अर्थात कला जब जीवन के लिए नहीं रह जाएगी तो फिर तो कल्पना का स्थान बढ़ जाएगा ना, भावों का स्थान घट जाएगा। कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजना के काम में लाए गए, और जो अप्रस्तुत है ना वो रहस्य है। खत्म बात। पर रहस्य को तो शुक्ल जी मानते ही नहीं है, सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंत जी अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर हृदय रमाते पाए गए। इंपोर्टेंट पंक्तियां लगा लीजिए, या वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि पंत जी अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर हृदय रमाते पाए गए। दूसरा प्रभाव ये देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र जिसमें कहीं पर आध्यात्मिकता है तो कहीं पर लौकिकता, इसके भीतर भी कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक के उन्माद आदि की वेदना तथा क्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलोक पर की ललाई, हाव भाव, मधुश्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके अनेक कवि अब तक पूर्ण तप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंध युक्त चिपचिपाती और भिन्न भिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षणाशक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चली आ रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की भरमार की तो निंदा की गई है, पर वही श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदलकर फिर सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है। शुक्ल जी कह रहे हैं कलावाद के प्रसंग के बारे में, एक सेकंड, कलावाद के प्रसंग के बारे में आने वाले सौंदर्य के शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग के अप्सराओं पर लगाकर कोफाक की प्रयोग या बिहस्त की फरिश्तों की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मितानंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य की सौंदर्य भावना कर ही नहीं सकते वो यार। ऐसा है, शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों का अधिक चलन देखकर वहां भी इसी का जमाना ये बताकर कहा जाने लगा कि ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ है जिसमें कुछ इतिवृत्त ही भी मिल रहा होता है। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए कि छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है
इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना सी बंद हो गई। खैर खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां तक यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बैल बूटे या बारात के फुलवारे की तरह शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न कराना है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति में जो लोग जहां पहुंचे हैं हम वहां तक नहीं पहुंचे, हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है। चलो अच्छी बात है कि कल्पना ही सब कुछ नहीं है, हृदय और वेदना को भी हम साथ लेकर चले हैं। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आकांक्षा तो नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा हाथ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सारा अंश एक बंदी हुई लीक के भीतर सिमट गया है, नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया है। अब ये अवश्य कहा जाएगा छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना है, लाक्षणिक वैचित्र है, मूर्ति प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि अमूर्त का चित्रण ज्यादा है यहाँ पे, भाषा की वक्रता है, विरोध चमत्कार है, कोमल पद विन्यास है इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी है। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उभर कर कुछ कवि अपनी सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास कनानंद की रचनाओं में मिलता है, ये हम पहले दिखा चुके हैं। छायावाद जहां तक आध्यात्मिकता प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही आता रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद नाम की काव्य भाषा काव्य शैली के रूप में ही ग्रहित होकर भी वह अधिकतर प्रेमगान ही करता रहा है। ये हर्ष की बात है कि अब कहीं उस कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के मार्मिक और जगत के जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन एवं नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अपनी शाखा की विशेषता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक होती दिखाई पड़ रही है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्दपद निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे। अब देखो यहाँ पे शुक्ल जी जो है वो जयशंकर प्रसाद की और लगभग सभी छायावादी कवियों की बात करेंगे। लगभग 19-20 पेज तो शुक्ल जी जो है वो सुमित्रानंद पंत को देंगे। 19-20 पेज जी शुक्ल जी ने तुलसीदास को दिए थे, याद रखना। पर ऐसा नहीं कि तुलसीदास के बराबर पंत को रखते हैं, बस हाँ उनको आनंद आता है सुमित्रानंद पंत का वर्णन करने में, क्योंकि किस प्रकार से वहां पर विभिन्नता है। एक प्रकार एक जैसा काव्य नहीं है। पहले ये लिखा गया कुछ प्रकार का छायावादी, फिर ये लो चलो थोड़ा सा वो ग्रामीण चेतना वाला प्रगतिवादी आ गया, फिर आगे कुछ अलग टेस्ट आ गया, फिर आगे कुछ हो गया बौद्ध दर्शन अरविंद दर्शन से संबंधित हो गया, मानवतावाद हो गया। ये चलता रहता है उनके काव्य में, ठीक है ना। और ये जो सीधा का सीधा जो एक लकीर चल रही है ये मान लो महादेवी का काव्य है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जब जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले पद निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में 1933 लहर है ना, मैं कुछ ऐसे ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमय शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया है। कि ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छायावाद की चित्रमय शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास किया है और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इसे जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की है। जीवन के प्रभात को भी जगा है। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़कर जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है। सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार का जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमय प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी कविता बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों के प्रतिध्वनि के रूप में परिणत दिखाई पड़ती है। यहाँ पर शुक्ल जी पंत की रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और अपना मत रख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से उनकी रचनाएं जो है छायावाद के प्रभाव से में है वो किस प्रकार छायावाद से भिन्न हो सकती थी, इसकी चर्चा यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि निराला की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा है,
उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं इन सब रहस्य में नाद वेग ओंकार सार का गान किया है, जूही की कली और शेफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुष्पित खड़े उसी प्रकार का जागरण वीणा बजाए, उस इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की, और इधर आकर इलाहाबाद के पत्थर है ना, वो तोड़ती पत्थर, मैंने उसको देखा। ठीक है, आपने देखा होगा इलाहाबाद के तट पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर श्रम सीकर दिखाए। सारांश यह है कि अब शैली के विलक्षण द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्ल जी आगे बताते हैं हमको कि इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की लंबी लंबी चौड़ी व्यंजनाएं कुछ मार्मिकता कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक एक स्थान अवश्य है। ये कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं है। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहां जाकर प्राय सब हृदयों का मेल हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है, और कोई भी साहित्य अगर प्रवृत्ति मार्ग का साहित्य है, प्रवृत्त वाला साहित्य है, तो वो साहित्य है, तो ही उसको सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसका गान हजारों सालों तक किया जाएगा। अगर निवृत्ति मार्ग की रचना है, निवृत्ति मार्ग मतलब एक ऐसा मार्ग जो आपको रोकता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देता है, नीरसता प्रदान करता है, तो फिर इसको त्याग देना ही श्रेष्ठ है। वो सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, वह सामंजस्य को लेकर नहीं। उपयुक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती चल रही है। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविधा वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री महर्षण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे। शुक्ल जी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविधा वस्तु भूमि में प्रसन्न प्रवाह के साथ, अर्थात उसके बाद जब छायावाद आया तो उसके साथ साथ बराबर में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी बहती रही। इसमें महत्वपूर्ण योगदान महर्षण गुप्त ने, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसी राम शर्मा दिनेश, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अनेक कवियों की वाणी के माखनलाल चतुर्वेदी है के प्रसाद से विविधा प्रसंग आख्यान और विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली आ रही है। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी का यानी कि लव लिरिक्स जिसे कहते हैं ना, फैशन चल पड़ने का ना, अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया है। हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सारा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंधी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वतंत्रता के उस नूतन पथ को ग्रहण करने के लिए कई कवि चले जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं। रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर हम खुलकर बोल चुके हैं। तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाओं को छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन और स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, ये हम दिखा आए हैं। तथा शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा है इनडायरेक्टली, और महर्षण गुप्त को भी कहीं ना कहीं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुको पहले। हाँ, मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्य पूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वतंत्रता की ओर झुकती मिलेगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का राग पूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पद चिन्ह है, पथ चिन्ह है, पथ। सर्वश्री सिया राम शरण गुप्त इंपोर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह, उदयशंकर भट्ट, और उदयशंकर भट्ट को बात करके अपनी यात्रा भी समाप्त कर देते हैं यहाँ पर ही वो। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, इत्यादि कहीं कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वतंत्रता का मर्म पथ ग्रहण करके चल रहे हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं और न ही उन्हें एक बार की बांध कर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार भी करते हैं और नए ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्था का भी विधान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाँ,
कि व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते हैं वो। ऐसा नहीं कि बस यही सब कुछ है, एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन के अनंत विधियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। तरते उत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने खड़ी खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएं हमारे सामने थी। देखो, द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद कही जाने वाली धारा। ये देखो, द्विवेदी काल की क्रमशः, एक तो द्विवेदी काल जब हमने पढ़ा द्वितीय उत्थान में, वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, तो उसकी विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, उसी के पैरेलल एक धारा चल रही थी छायावाद कही जाने वाली, और तीसरी थी स्वाभाविक स्वतंत्रता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही है और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर हम संतोष करेंगे। इनके बीच भेद वस्तु विधान, क्योंकि अभी उनका समय चल रहा है ना, और समय तय करता है, भविष्य तय करता है कि आपकी रचना और आपका कवि कितना श्रेष्ठ है। इनके बीच वस्तु विधान और अभिव्यंजना कला के रूप और परिमाण में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते हैं कि एक की कोई विशेषता दूसरे में कहीं दिखाई ही नहीं पड़े भाई, है ना। जबकि धाराएं साथ चल रही है, उनका थोड़ा बहुत प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का वेग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा, कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी। ठीक है, यहाँ तक शुक्ल जी ने बताया हमको। अब शुक्ल जी इसके बाद हमको ब्रजभाषा काव्य परंपरा, इस पर कुछ बात करेंगे। वो इसके बाद बात करेंगे वो द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा, और उसके बाद कुछ कवि जैसे गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, अंबिका दत्त, ये जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इनके बारे में, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसी राम शर्मा, इनके बारे में बात करके फिर तीसरे नंबर पर छायावाद की शुरुआत करेंगे। वो छायावाद के संदर्भ में दो चार बुराई करके, दो चार अपना मत रख के, फिर वो जो भी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे कि पंत, जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में अपना मत रखेंगे। और आगे चलकर लगभग फिर ये, हाँ ठीक है, बहुत थोड़ा ही बचा, ज़्यादा नहीं, उदय शंकर भट्ट पर अपनी बात कर देते हैं स्वतंत्र धारा के रूप में। चार धारा अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ब्रजभाषा काव्य परंपरा को मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती है, पर अभी देश में न जाने कितने कवि शहरों और गांवों में लगातार ब्रजभाषा में लिख रहे हैं, रसधारा बहाते रहे हैं। जहां कहीं स्थान पर कवि सम्मेलन होता है, तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। जैसे रत्नाकर जी की देखिए उद्धव शतक, ऐसी उत्कृष्ट रचना है, इस तृतीय उत्थान में निकली है। सर्गबद्ध प्रबंध में हमारा बुद्ध चरित्र 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोक पावन चरित्र उसी परंपरागत काव्य में वर्णित है, जिसमें रामकृष्ण की लीला का अब भी घर घर गान होता है। श्री की वियोगी हरि जी का वीर सत्सई, मांगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए हैं, देव पुरस्कार से दुलारे लाल भार्गव जी को बिहारी के रास्ते पर ही चल रहे थे। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिष को रामचंद्रोदय के लिए देव पुरस्कार मिला। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारट को प्रताप चरित के लिए, ठीक है, मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारट को भी प्रताप चरित वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जिसके लिए उनको भी सम्मान मिला और सम्मत 1992 में प्रकाशित करवाया। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रज रज इसी तीसरे उत्थान में छपा था। इधर उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती ब्रजभाषा बिल्कुल नई सजदस के साथ दिखाई पड़ती है भाई। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रजभाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भाव को ग्रहण करने के साथ साथ ही भाषा का भी परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना पड़ेगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध चरित काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया है और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। इसके बाद शुक्ल जी बात करेंगे कि द्विवेदी काल के प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा। इस प्रकार से चार काव्यधारा की बात यहाँ पे शुक्ल जी करेंगे और इसी के साथ इतिहास भी इनका खत्म हो जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस धारा का प्रवर्तन
द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मुझे कितना बचा है इसमें। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये कवि हम कल पढ़ेंगे, या कवि भी पढ़ सकते हैं थोड़े थोड़े से। शुक्ल जी कहते हैं कि इस धारा प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित्व सब ये बहुत लिखे जा चुके हैं, अब और विषयों को लेकर तथा छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगाए उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मकता रही है, पर तृतीय उत्थान में आकर ये काव्य धारा कल्पनान्वित भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई है। मुझे लगता है आप लोग सब बोर हो रहे होंगे क्योंकि बोरिंग टॉपिक है, मतलब हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसा रसात्मक आ नहीं रहा है, पर हमको शुक्ल जी वाली पुस्तक पूरी पढ़नी है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आएगा या अवधारणा आएगी मैं आपको उसको विस्तार से जरूर समझाऊंगा, और लास्ट में पक्का आज एक गीत जरूर सुनाऊंगा पक्का आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया वाला गीत भावुकता से परिपूर्ण, अभी बस 5 मिनट बाद। कि भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में, देखो हाँ ठीक है, खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। भाषा का मंजना वही संभव होता है जहां उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में संबद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए एक ऐसी भाषा उपेक्षित होती है जहां एक दूसरे में असंबंध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाक वैशिष्ट्य की झलक या चलचित्र की ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रदान होगी। वहां भाषा के समन्वय शक्ति का परिचय नहीं मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्यधारा में बना हुआ है। दूसरी बात जो इस काव्यधारा में मिलती है कि हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार, इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना, सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्राय अलापने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और कुछ दिन में मैं एक वीडियो अपलोड भी करूंगा, जो कवि सम्मेलन में गया था मैं 28 जुलाई को, उसकी वीडियो आ चुकी है पर वो काफ़ी बड़ी है, 1 GB से भी ऊपर वीडियो है वो, तो उसको मैंने एडिटिंग के लिए दे दिया है, वो कट कट करके डालेंगे, पर पूरी नहीं डालेंगे एक साथ। उसमें जो भी मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी बीच बीच में, लगभग एक मुक्तक पढ़ा था, 2 छंद पढ़े थे वो अपने कथाक्षरी, और एक गीत पढ़ा था लास्ट में, बस क्योंकि इतना ही समय रहता है वहाँ पे। इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति आधार में नास्ती तो नहीं मिलती है, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बातें सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वो बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र्य के प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता है, इस उनकी अनेक रूपता सामने न आ पाएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा की समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, ये देखकर प्रसन्नता होती है। अब द्विवेदी युग की जो धारा है उसको कौन विस्तृत करता है, इसके ऊपर हम जो कवि की बात करेंगे। इस पद्धति पर चलने वाले कुछ कवि हैं जो निम्न हैं, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 2024 को कल हम इस क्लास को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी इम्पोर्टेंट तथ्य हो जो जानना हो तो मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। अब बता देना मेरी आवाज़ सही से आ रही, मैं गीत आपके सामने रखता हूँ। देखो जो हमारे वो जो थे ना, क्या नाम है उनका, गोपालदास नीरज जी, वो कहते थे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य।
मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य। तो यानी कि आत्मा की पूरी सुंदरता को ही हम सामने रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ते होंगे ना फिलोसफी में या साइकोलॉजी में भी, कि जो आपके अंतर्मन जैसा होता है, आपके मनोभावों पर, आपके चेहरे पे वो चीजें दिखाई पड़ने लग जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो आपका अंतर्मन ही आपके चेहरे पर या आपकी बातों में झलकता है। तो उसी अंतर्मन से ये गीत निकला है, सुनिएगा। बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि किसको अपनी संतान अच्छी नहीं लगती। बस आवाज आ रही ना मुझे, कोई भी बता दीजिए एक बार अच्छे से। चलिए ठीक है, सुनिए। कि बार बार आ आके आंसू मन की नदियों को सुखाए। पहली बार आज मैं गीत को मुखड़े से शुरू ना करके तीसरे बंद से शुरू कर रहा हूँ, फिर मुखड़े पे आऊंगा मैं। कि बार बार आ आके आंसू मन की नदियों को सुखाए। क्यों कभी ऐसा न होता कि हमारी जान जाए। बार बार आ आके आंसू मन की नदियों को सुखाए। क्यों कभी ऐसा न होता कि हमारी जान जाए। क्यों हमेशा ही हमारी सोच के विपरीत होता। मन करे मन की हमेशा, अंत में पर मन ही रोता। मन कभी एक ठोर बैठे, मन कभी एक ठोर बैठे, तो नयन का द्वार बूझे। बात कोई यह बताए, तो खुशी का सार बूझे। वेदना हमने कमाई, या हमारे भाग में थी। बात कोई यह बताए, तो खुशी का सार बूझे। बोला ये करो ऐसे खुशी मिलेगी, वो करो ये खुशी मिलेगी। अरे तो तुम्हारे ये कहने से खुशी मिल जाएगी, और तुमने जो सरल रास्ता बता दिया, तो क्या वेदना का अस्तित्व नहीं है क्या? फिर वेदना कहाँ से आ रही है? फिर ये हमने कमाई, ये वेदना ये हमारे भाग में थी। भाग मतलब हमारे हिस्से में, और एक दूसरा स्लेश अर्थ हो जाएगा भाग्य में। ठीक है ना। कि पहले इस बात का अर्थ बताओ, तब हम खुशी का सार बूझेंगे। लेकिन क्या होता है आपके साथ? वेदना भी चलती है, खुशी भी चलती है। क्या कैसे चलती है, क्यों होती है? कि कौन है जो वास्ते मेरे दुआ में हाथ उठाए। कौन है जो वास्ते मेरे दुआ में हाथ उठाए। कौन है जो धुन मुरलिया की सवेरे नित बजाए। कौन है जो ना समझ कर भी समझता मन की बातें। कौन है जिसके भरोसे दिन कटे कटती है रातें। कौन है जो बात मन की, कौन है जो बात मन की, पीर की दो चार बूझे। बात कोई यह बता दे, तो खुशी का सार बूझे। वेदना हमने कमाई, या हमारे भाग में थी। बात कोई यह बताए, तो खुशी का सार बूझे। इसका बंद है अंतिम। कि दिन निकलता रात होती, मेघ बरसे मोर बोले। दिन निकलता रात होती, मेघ बरसे मोर बोले। और बोले ये घटाएं, पीर मन की घोर भोले। और बोले ये घटाएं, पीर मन की घोर बोले। कुछ कहे या ना कहे पर, कुछ कहे या ना कहे पर, कुछ कहे या ना कहे पर, शांत मन का शोर बोले। सब समर्पण कर दिया तुमको, कहो क्या और बोले। किसी को अगर सब कुछ समर्पण कर दिया है, और अगर तब भी इंसान हक नहीं जताएगा, तो कब जताएगा हक? ये बताइए। अगर सब समर्पण कर दिया तुमको, कहो क्या और बोले। अब अगर सन्नाटा चीखे, अब अगर सन्नाटा चीखे, अब अगर सन्नाटा चीखे, तो कन्हैया प्यार बूझे।
बात कोई यह बताए तो खुशी का सार बूझे। वेदना हमने कमाई या हमारे भाग में थी, बात कोई यह बताए तो खुशी का सार बूझे। ठीक है, बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।